बिस्मिल्लाह करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आज हम बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है सिस्को की एफटीडी, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे. और एक्चुअली अगर हम बात करें तो यही वो पॉलिसीज हैं जिनको हम यूज करते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रू बेनिफिट हमें मिलता है, वी नीड टू बेसिकली डिस्कस दैट टुडे. आज हमने वो चीज डिस्कस करनी है कि फायरवॉल जब डिप्लॉय करते हो तो उससे एक्चुअल जो हमारा मकसद होता है हासिल करना, दैट इज टू अचीव और दैट इज टू डू इंस्पेक्शन. और वो जो इंस्पेक्शन रिलेटेड पॉलिसीज हैं, आज हमने बेसिकली वो पॉलिसीज जो हैं उनको कवर करना है. और कोशिश करेंगे आज, अगर थोड़ा लंबा सेशन भी होता है, विल ट्राई टू कंक्लूड द एफटीडी पार्ट. सबसे पहली जो पॉलिसी है दैट इज आईपीएस पॉलिसी, नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस पॉलिसी. बगैर किसी एग्जेजरेशन के और बगैर किसी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अपने ख्याल में जो सिस्को का आईपीएस का फीचर है एफटीडी का, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल. और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो दूसरे वेंडर में नहीं है, दूसरे वेंडर्स में नहीं है. सो दे हैव गॉट अ वेरी गुड आईपीएस सोल्यूशन. हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी फायर पावर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिस्को का जो फायर पावर है, इट वाज बेसिकली द ओपन सोर्स नॉट से इसका आगाज हुआ था. और अभी भी जो एनजीआईपीएस है, इट इज बेस्ड ऑन सेम स्नॉट सिग्नेचर्स या स्नॉट बेस्ड आईपीएस पर ही वो बेस कर रहा है. एक बात याद रखिएगा कि आईपीएस जो है क्या करता है, इट स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. व्हाट इज इंट्रूजन? इंट्रूजन क्या होती है? द वर्ड इंट्रूजन has been extracted from the word intruder. और intruder हम कहते हैं any person who is unwanted. Any unwanted person is known as intruder. और इसी तरह से नेटवर्किंग में once we say intrusion, so it means any unwanted entry. ऐसी एंट्री जो कि वांटेड नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, उस चीज को हम इंट्रूजन कहेंगे. और प्रिवेंशन का मतलब यह है कि अगर अनवांटेड एंट्री आपके नेटवर्क में दाखिल होने की कोशिश करेगी, अनवांटेड ट्रैफिक, तो उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए. सो बेसिकली ये जो इंट्रूजन प्रिवेंशन है, ये हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर्स. आपके पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स की, और उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव और सबसे ज्यादा रिलायबल जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज सिग्नेचर बेस्ड आईपीएसएस. और सिग्नेचर बेस्ड आईपीएसएस जो हैं, सिग्नेचर बेस्ड आईपीएसएस जो हैं, उनमें हमने बेसिकली, इट इज वेरी मच सिमिलर टू एंटीवायरस. आपने एंटीवायरस सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए होंगे, एंटीवायरस आपने इंप्लीमेंट किए होंगे, राइट? सो द एंटीवायरस सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है कि यू हैव वायरस पैटर्न्स, डेटाबेसेस, राइट? आपके पास पैटर्न्स होते हैं और जिनको हम कहते हैं कि वायरस डेटाबेस. और जब आपकी ट्रैफिक पास करती है डिवाइस को, आपकी फॉर एग्जांपल आपके आपके पीसी को, तो जो ट्रैफिक है, इट इज कंपेयर्ड विद द डेटाबेस ऑफ द पैटर्न्स जो कि ऑलरेडी उसके डेटाबेस में, वायरस के डेटाबेस में मौजूद होते हैं. और जहां पर पैटर्न मैच हो जाए, whenever there is some pattern which is matched to the existing signature of the antivirus, तो depending upon the action, अगर आपने एक्शन अगेंस्ट दैट मैचिंग अलर्ट रखा हुआ है तो अलर्ट जनरेट होगा. अगर एक्शन आपने ब्लॉक रखा हुआ है तो वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी. अगर आपने एक्शन रीसेट रखा हुआ है तो वो कनेक्शन रीसेट हो जाएगा. मींस के एंटीवायरस सॉल्यूशन जिस तरह पैटर्न मैचिंग के ऊपर बेस कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो एंटी आईपीएस का सॉल्यूशन है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सिग्नेचर्स. यू हैव पैटर्न्स
available in the database. You have patterns available in the database, और वो जो patterns हैं वो they are quite in the number, उसकी अच्छी खासी तादाद होती है. अब जैसे आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस है, इसमें बिल्ट इन 33,000 प्लस सिग्नेचर्स हैं जो मौजूद हैं. 33,000 प्लस सिग्नेचर्स आर अवेलेबल इन दी आईपीएस. और जिस तरह मैंने कहा कि सिग्नेचर बेस्ड आईपीएस जो हैं दे वर्क जस्ट लाइक एंटीवायरस सॉल्यूशन. तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ट्रैफिक आ रही होती है और आपका इंस्पेक्शन इंजन अगर आपने आईपीएस का एनेबल किया हुआ है और सिग्नेचर्स आपके एक्टिव हैं, तो द ट्रैफिक इज कंपेयर्ड विद दोस बाइनरी पैटर्न्स. और जहां पर मैच हो जाए, व्हेनेवर देयर इज अ मैच, तो फिर उसके बाद उस सिग्नेचर के अगेंस्ट जो भी एक्शन आपने स्पेसिफाई किया होता है, अलर्टिंग का एक्शन स्पेसिफाई किया है तो अलर्ट जनरेट हो जाएगा, ब्लॉकिंग का एक्शन स्पेसिफाई किया है तो ब्लॉक जनरेट हो जाएगा, रीसेट का एक्शन आपने सेट किया हुआ है तो द कनेक्शन वुड बी रीसेटेड. तो देन एक्शन इज इन योर हैंड, आपके हाथ में, वो आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हो अगेंस्ट एवरी सिग्नेचर, राइट. तो बुनियादी तौर पे जो बेसिक नुक्ता क्लास ने इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के हवाले से ध्यान में रखना है कि अगेन दिस सॉल्यूशन इज सिग्नेचर बेस्ड. यू हैव सिग्नेचर्स, यू हैव पैटर्न्स which are available in the database, और बाइनरी पैटर्न कंपैरिजन हो रहा होता है, ट्रैफिक गुजर रही है और पैटर्न मैचिंग हो रही है, और जहां पैटर्न मैच हो जाए उसके बाद उस पैटर्न मैचिंग के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर सिग्नेचर के अगेंस्ट आपने जो भी एक्शन स्पेसिफाई किया है वो एक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव अराउंड 33,000 प्लस सिग्नेचर्स बिल्ट इन आईपीएस. और क्योंकि आईपीएस जो सिस्को का आईपीएस है, इट इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स स्नॉट, तो इन सिग्नेचर्स को हम स्नॉट रूल्स भी कहते हैं. वी नेम देम एज स्नॉट रूल्स एज वेल, राइट. सो यू हैव मोर देन 33,000 बिल्ट इन सिग्नेचर्स. आपके पास ऑलरेडी 33,000 प्लस सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं इन द डेटाबेस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो हम कह रहे हैं कि 33,000 प्लस सिग्नेचर्स हैं, अगर ये सारे के सारे एक्टिव हों तो दैट विल इंपैक्ट द परफॉर्मेंस. वो आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा, बिकॉज आईपीएस में जो सिग्नेचर मैचिंग होती है वो टॉप डाउन तो होती है, मींस एक साइड से पैटर्न मैचिंग स्टार्ट होती है, लेकिन जब कहीं पैटर्न मैच हो जाता है तो वहां पे फुल स्टॉप नहीं लग जाता. नो, दिस थिंग इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी. कि सिक्योरिटी पॉलिसी इन दी एफटीडी इट हैज रूल्स, पॉलिसीज, एंड the action is just similar to access control policy, जिसके अंदर टॉप डाउन फर्स्ट मैच, टॉप टू डाउन प्रोसेसिंग, और जहां पहला मैच हो जाए वहां पे देयर इज अ फुल स्टॉप इन केस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. अगले रूल्स कंपेयर ही नहीं होते. तो इसलिए हमने स्पेसिफिक रूल्स को हमने मेक श्योर करना होता है कि स्पेसिफिक रूल्स शुड बी ऑन द टॉप और जो जनरल चीजें हैं वो हम बाद में रखें. Whereas in case of IPS signatures, all signatures are compared. सारे के सारे signatures जो हैं वो patterns जो हैं वो compare होते हैं. It is not like this के top down first match and then full stop. अगर आपके 33,000 active signatures हैं, अगर let's say आपका 1050 signature that was matched, 1050वां signature match कर गया, फिर 2000 वाला है वो भी थोड़ा थोड़ा मैच कर गया. इस तरह मल्टीपल सिग्नेचर्स हैं जो ट्रिगर होगा एक फ्लो के अगेंस्ट. तो इन चारों फ्लोज में से जो सबसे सख्त एक्शन होगा, जिस सिग्नेचर के अगेंस्ट सबसे टफ एक्शन कॉन्फ़िगर किया होगा, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. जब मैं टफ कहता हूं तो टफ का मतलब ये है कि भाई एक एक्शन है विच इज डिनाई, दूसरा एक्शन है जनरेट अलर्ट. तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक या डिनाई वाला एक्शन है इट इज टफ एज कंपेयर टू जनरेट अलर्ट. जनरेट अलर्ट तो सिर्फ ब्लॉक जनरेट कर रहा है ना. तो इस वजह से ये जो 3-4 अगर आपके पैटर्न्स मैच करते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा जो टफ एक्शन होता है दैट प्रिवेल्स. लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता यहाँ पर आपने ज़हन में रखना है वो ये है
कि यार हर फ्लो के अगेंस्ट कंप्लीट डेटाबेस इज इवैल्यूएटेड। अब ये अगर कंप्लीट डेटाबेस इवैल्यूएट होना है तो ये चीज परफॉर्मेंस के लिहाज से आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज देन द परफॉर्मेंस वुड बी इम्पैक्टेड, आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगी। इसलिए अगर आपके पास 33,000 सिग्नेचर्स का पूल है तो अच्छी अच्छी पॉलिसी, अच्छी प्लानिंग ये है कि जितने सिग्नेचर्स एडिक्वेट हैं, जितने आपको चाहिए आपके अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपने उन सिग्नेचर्स को एक्टिवेट किया हो, बाकी सारे आपके डीएक्टिवेटेड हो या डिसेबल्ड कंडीशन में हो, राइट? बिकॉज मैंने आपको ये चीज बताई कि यहां पर सिग्नेचर, जो सिग्नेचर्स हैं और आईपीएस है, ये पैटर्न मैचिंग के असूल पे काम करता है और हर फ्लो के अगेंस्ट सारे पैटर्न्स मैच होते हैं। तो ये जितने थोड़े पैटर्न मैच करने होंगे, अकॉर्डिंगली उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अगर हर बार 33,000 सिग्नेचर्स को मैच करना पड़ा तो इनवेरिएबली परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए हमेशा हम एक चीज बड़ी कंसर्निंग होती है आईपीएस के हवाले से, दैट इज कि आईपीएस के सिग्नेचर्स की ट्यूनिंग की जाए। योर सिग्नेचर शुड बी ट्यून्ड एज पर योर एनवायरनमेंट। ट्यून्ड एज पर योर एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसके अंदर कोई लिनक्स का सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो लिनक्स सर्वर इन योर एनवायरनमेंट, और लेट्स अज्यूम के 33,000 जो सिग्नेचर्स हैं डिफॉल्ट, इनमें से 4,000 सिग्नेचर्स जो हैं दे वर रिलेटेड टू द लिनक्स वल्नरेबिलिटीज, जो लिनक्स की वल्नरेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर लिनक्स आपके एनवायरनमेंट में है ही नहीं तो ये 4,000 सिग्नेचर जिनका ताल्लुक प्योरली लिनक्स वल्नरेबिलिटी से है, उनको एक्टिव करने की कोई सेंस नहीं बनती, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तो अगर लिनक्स आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता तो इससे रिलेटेड सिग्नेचर्स को एक्टिव नहीं होना चाहिए, दीज शुड बी डिसेबल्ड, राइट? इस चीज को हम कहते हैं सिग्नेचर ट्यूनिंग एज पर द एनवायरनमेंट। तो एडिक्वेट सिग्नेचर्स अनेबल होने चाहिए। अच्छी बात यह है ज्यादा तादाद में सिग्नेचर्स का होना ये परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा, that though your signature database should be tuned as per your environment. So this is one of the very important things. और सिग्नेचर ट्यूनिंग के हवाले से आपको फायर पावर एक बहुत बड़ा एज देता है। मैंने राइट एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन कहा कि एज अ न्यूट्रल पर्सन मेरे अपने ख्याल में जो इनका आईपीएस का सोल्यूशन है, इसके अंदर देयर आर कपल ऑफ एजेस। डेफिनेटली कुछ अच्छी बातें हैं जो दूसरे वेंडर्स में नहीं है। उनमें से मैं आपको एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, फिर यू विल गेट टू नो कि क्या इसके अंदर स्ट्रेंथ है, व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेंथ। देखो, आपके पास यहां पर एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी। नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी, नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी एज पर इट्स नेम एम्प्लॉयज, वो आपके नेटवर्क को डिस्कवर करती है। आप उसको अगर अनेबल कर देते हैं नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी को, तो इट विल डिस्कवर योर नेटवर्क। वो देखेगी कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, भाई लिनक्स के सर्वर्स हैं, विंडोज के सर्वर्स हैं, सोलारिस के सर्वर्स हैं, और कौन कौन से फ्लोस चल रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, एंड सर्वर्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, ये सारा का सारा आपका नेटवर्क को डिस्कवर करता है। अच्छा, जब उसने नेटवर्क डिस्कवर कर लिया तो ये जो नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी है ना, इट इज बाइंडेड विद द आईपीएस पॉलिसी। वो इस तरह से कि नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी को अनेबल करने के बाद मैं अपना नेटवर्क डिस्कवर करवा लूंगा, राइट? और उसके बाद आईपीएस मुझे ऑप्शन देता है फायर पावर रिकमेंडेशंस के नाम से। देयर इज अ एलिमेंट फायर पावर रिकमेंडेशंस। फायर पावर रिकमेंडेशंस क्या करती हैं? वो कहती हैं कि ठीक है, नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी ने नेटवर्क डिस्कवर किया, बेस्ड ऑन द नेटवर्क डिस्कवरी रिजल्ट्स फायर पावर आपको खुद रिकमेंड करता है कि these signatures out of total 33,000 should be enabled. आप सिंपली कहते हो फायर पावर रिकमेंडेशंस, यू आई वांट टू यूज फायर पावर रिकमेंडेशन, क्लिक है, देयर इज क्लिक अवेलेबल, राइट? और उस क्लिक के बाद इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द नेटवर्क्स जो कि ऑफ द सिग्नेचर्स व्हिच आर रेलेवेंट टू योर एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट से रेलेवेंट है। तो देखें, इट्स अ मैजिक। आपको अगर आईपीएस ट्यून करना है
तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला, आपको नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी को थोड़ा ट्यून अप कर लेना है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, और उसके बाद आप फायर पावर से कहते हैं कि तुम मुझे रिकमेंड करो कि जो तुमने नेटवर्क मेरा डिस्कवर किया है उसके मुताबिक व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिग्नेचर्स दैट शुड बी एक्टिवेटेड। तो फिर मुझे फायर पावर रिकमेंडेशंस एक लिस्ट बता देती है कि अच्छा मेरे ख्याल में ये चीजें हैं जो तुम्हें एक्टिव करनी चाहिए। ओके, यू कैन इवैल्यूएट देम और देखते हो कि कहीं उसने गलती तो नहीं की, कहीं गलती नहीं की तो उसके बाद आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन से आई वांट टू यूज दीज रिकमेंडेशंस। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक फोन आया मेरे एक स्टूडेंट का, एंड ही सेड कि सर, मैं उसकी अपनी कंपनी थी, ही सेड कि सर मुझे आईपीएस ट्यूनिंग का एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन आई डोंट हैव स्किल सेट और मुझे पैसे बड़े अच्छे दे रहे हैं, तो क्या मैं प्रोजेक्ट ले लूं, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने कहा यार व्हाट दे वांट टू डू। दे सेड सर वो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस जो एफटीडी का इसको उसकी ट्यूनिंग चाहते हैं एज पर देयर एनवायरनमेंट। तो मैंने कहा यार कितने पैसे दे देंगे? उसने खैर बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट बताई। तो मैंने कहा यार सिंपली से यस। कहता सर हो जाएगा। मैंने कहा यार यू सिंपली से यस। खैर उसने खैर उसको यस कर दिया, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। सर टोटल हमारे 15 मिनट लगे उसमें। पहले नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी को ट्यून किया और उसके बाद फार्मा रिकमेंडेशंस को एक्टिव कर दिया। चंद सेकंड के बाद फायर पावर ने हमें खुद रिकमेंड किया कि अच्छा यार मैंने नेटवर्क डिस्कवर कर लिया है कस्टमर का, उसके मुताबिक ये सिग्नेचर्स एक्टिव होने चाहिए। हमने एक दफा उसको जरा एवेलुएट किया 5-7 मिनट के लिए और उसके बाद वी सेड कि यार यूज दीज। हमने यूज रिकमेंडेशंस क्लिक की एंड हियर इट गोस, द प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड, राइट। तो इट्स अमेजिंग फीचर। इसे इमेजिन करें कि आपकी एफर्ट कितनी बच जाती है, राइट। तो द नेटवर्क डिस्कवरी अलोंग विद फायर पावर रिकमेंडेशंस इज अ वेरी गुड फीचर, इसको आपने ध्यान में रखना है। पहली स्टेटमेंट अभी तक मैंने यहाँ स्लाइड से डिस्कस की है कि आपके पास आईपीएस में यू हैव स्नॉट रूल्स या स्नॉट सिग्नेचर्स। ये स्नॉट रूल्स कौन बिल्ड करता है? प्राइमरली ये रूल्स बिल्ड करता है सिस्को टैलोस। सिस्को टैलोस दे बिल्ड दीज रूल्स। हाउएवर यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइजेबल रूल्स एज वेल। आप अपने भी कस्टमाइजेबल रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि इस आईपीएस के अंदर एक बिल्ट इन टूल है जिसको इस्तेमाल करके यू कैन बिल्ड योर ओन कस्टमाइजेबल सिग्नेचर्स। आप अपने कस्टमाइजेबल सिग्नेचर्स जो हैं वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन इसके अंदर ये है कि इट सपोर्ट्स पीसीआरई बेस्ड पर्ल कंपैटिबल रेगुलर एक्सप्रेशन। पीसीआरई स्टैंड्स फॉर पर्ल कंपैटिबल रेगुलर एक्सप्रेशंस। पीसीआरई बेस्ड स्क्रिप्ट में लिखा हुआ जो सिग्नेचर है उसको यू कैन इंपोर्ट इन आईपीएस। मतलब आप लिखते हो उसको एक अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हो एंड देन यू कैन इंपोर्ट दो सिग्नेचर्स एंड यू कैन मेक देम पार्ट ऑफ दिस आईपीएस। इनफैक्ट आपके जितने स्नॉट रूल्स हैं दे आल्सो फॉलो द सेम सिंटेक्स। पीसीआरई सिंटेक्स को ये फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल में मैं आपको ये पीसीआरई सिंटेक्स दिखाऊंगा अभी, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर के बिल्ट इन रूल्स जो हैं इनको सिस्को जो उसका इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग है ऑपरेशनल टीम है इसको हम टैलोस कहते हैं। सिस्को टैलोस जो है वो आपके स्नॉट रूल्स को बिल्ड करता है और कस्टमाइजेबल रूल्स दीज कैन बी क्रिएटेड। यू कैन डू देम विद द हेल्प ऑफ टूल एंड यू कैन create PCRE signatures in scripting language and you can import these signatures inside this IPS. Okay, let me take a couple of questions. I can see a few options on the chat. There is one question by Irfan. He said, what were the growth rate of signatures in last of our signatures? Constantly increase होते रहते हैं। जिस तरह देखो by the time ये slide मैंने बनाई थी इसमें मैंने 30,000 सिग्नेचर्स किया हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने क्लास कराई और उसमें once I access the FTD तो उसमें 33,000 प्लस सिग्नेचर्स आपको नजर आते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो सिग्नेचर डेटाबेस होते हैं इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये इवॉल्व करते रहते हैं, राइट। जिस तरह एंटीवायरस है उसमें भी जिस तरह रेगुलर अपडेट्स आती है ना, हम कहते हैं ये एंटीवायरस डेटाबेस अपडेट हो गया, बिल्कुल उसी तरह से ये जो आईपीएस के सिग्नेचर डेटाबेस है इट इज आल्सो अ एवोल्यूशनरी एलिमेंट। इसमें एवोल्यूशन होती रहती है हमेशा। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फाइंड अपडेट्स रेगुलरली। अच्छा, अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि
आईपीएस पॉलिसीज आप क्रिएट करते हो, जी कलीम भाई आपको पीसीआरई आना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊंगा पीसीआरई की, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या हाउ यू कैन क्रिएट दीज पीसीआरई बेस्ड सिग्नेचर्स, लेकिन आगे जाके अभी नहीं। अच्छा, अब देखो आपके पास वंस यू हैव क्रिएटेड द आईपीएस पॉलिसी, तो आईपीएस पॉलिसी को आपको अप्लाई करना पड़ता है। यू कैन इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू क्रिएट आईपीएस पॉलिसी। पहले स्टेप में आप आईपीएस पॉलिसी को क्रिएट करते हो और उसके बाद यू हैव टू देन अप्लाई दैट। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू अप्लाई दैट एज पार्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी का हिस्सा होता है आईपीएस पॉलिसी। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक एफटीडी में एफटीडी कैन हैव ओनली वन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। एक एफटीडी में सिर्फ एक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हो सकती है। within that access control policy I can have multiple rules। आपके पास multiple rules होंगे। with every rule you can have different IPS policy। IPS policies की तादाद में कोई लिमिटेशन या कोई केपिंग नहीं है। You can define as many as IPS policies as you want, and you can associate those IPS policies with the rules, with the flows which you think are critical। यानी कि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी की तो लिमिटेशन है कि एक सेंसर पे एक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी अप्लाई होगी, लेकिन यू कैन हैव मल्टीपल आईपीएस पॉलिसीज और इन वर्चुअली हर रूल के साथ you can associate different policies if you want। और अगर आप नहीं करना चाहते आईपीएस पॉलिसी एसोसिएट किसी चंद रूल्स के साथ, ओके, इवन दैट इज फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। बिकॉज आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन बी सेलेक्टिव। आप कहते हो यार जो नॉर्मल फ्लोज हैं जो मेरे लिए इतने क्रिटिकल नहीं है उनके ऊपर आई जस्ट वांट टू हैव माय नॉर्मल सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन जो मेरे पास क्रिटिकल फ्लोज हैं उनको मैं आईपीएस से भी इंस्पेक्ट कराऊंगा। सो इन दिस वे यू कैन बेसिकली मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ योर एफटीडी। आप अपने एफटीडी के रिसोर्सेज को मैनेज कर लेते हो कि अदरवाइज तो देखो ना, अगर हर रूल पे आप कहो जी आईपीएस की पॉलिसी के साथ कंपैरिजन हो तो इट इज क्वाइट प्रोसेसर इंटेंसिव एक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी। तो वी कैन डू लाइक दिस कि वी कैन एसोसिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीएस पॉलिसीज as per our requirement with critical flows जो हम चाहते हैं उनके साथ। कुछ डिफॉल्ट पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं आईपीएस के अंदर। वी हैव 4 डिफॉल्ट पॉलिसीज which are available in IPS। पहली है सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी। The second one is balanced security over connectivity। Third is connectivity over security। और चौथी है मैक्सिमम डिटेक्शन। सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि आपने प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी को, आपके लिए सिक्योरिटी अहम है। तो इस वजह से इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सिग्नेचर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप डिफॉल्ट पॉलिसी सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी चूज करते हो तो उसमें यू विल फाइंड रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ एक्टिव सिग्नेचर्स, राइट। एक थर्ड में आपको नजर आ रही है कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी। कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी का मतलब है कि आपकी प्रेफरेंस जो है वो कनेक्टिविटी है, ना कि सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कर सकते हो, राइट। आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पे आपके लिए परफॉर्मेंस अहमियत रखती है, ना कि सिक्योरिटी। तो इस केस में यू विल फाइंड कि रिलेटिवली देयर विल बी लेसर नंबर ऑफ एक्टिव सिग्नेचर्स। जो ओवरऑल आपके पास वैल्यू से आपको कम एक्टिव सिग्नेचर्स यहाँ नजर आएंगे। जो सिस्को की रिकमेंडेड पॉलिसी है, सिस्को कहता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है आईपीएस का तो सिंपली गो विद दिस डिफॉल्ट बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। इसके अंदर जो सिग्नेचर्स की एक्टिव सिग्नेचर्स की तादाद है इट इज इन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। एक तरह से एक दरमियाना रास्ता आप फॉलो कर लेते हो। जो चौथी टेक्निक है मैक्सिमम डिटेक्शन की, वेल दिस इज नो, इसका मतलब इनफैक्ट ये है कि सारे सिग्नेचर्स एक्टिव करने, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, हम कभी इसको इस्तेमाल नहीं करते, राइट। वी गो फॉर फर्स्ट 3, इन तीनों में से कोई एक, और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई सिग्नेचर्स मैंने कस्टमाइज करने
तो I can add my customizable signatures as an additional layer on top of this default policy. क्योंकि ये जो 4 default policies हैं, ये read only हैं, इनमें मैं change नहीं कर सकता. हाँ, इसके ऊपर I can create custom layers. I can create layers on top of this policy. और जो changes मैंने करनी है, वो मैं इन layers पे करता हूँ. तो दोबारा से होता क्या है, it's top to down processing. पहले मेरी लेयर चेक होगी, उसके बाद डिफॉल्ट लेयर चेक होगी. डिफॉल्ट में ये वाली पॉलिसीज होंगी, अपनी लेयर में जो मैंने चेंजेस करनी है वो मैंने यहाँ डिफाइन की होंगी. तो एक नजर जरा देखते हैं कि व्हाट आर दीज डिफॉल्ट आईपीएस पॉलिसीज और इनके बीच में क्या डिफरेंस है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दी एनवायरनमेंट एंड लेट्स सी दीज के हमें कहाँ से मिल रही हैं, हाउ वी आर बेसिकली गेटिंग दीज 4 पॉलिसीज कहाँ से हमें नजर आती हैं. मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ सेटअप. So let me just try and log in to my FMC. Now this is your access control policy. ये आपकी access control policy है. ग़ालिबन एक access control policy it's being defined to allow internet access, right? अगर मैं policies में जाऊं तो access control के नीचे आपको नजर आ रही है basically intrusion policy. So I will click on the intrusion policy. और देयर इज वन इंट्रूजन पॉलिसी प्री डिफाइंड कोई क्लास के अंदर, आई थिंक 4 सितंबर को जो क्लास हुई थी उसमें डिफाइंड दैट. तो लेट मी जस्ट डिलीट दैट और एक नई क्रिएट करते हैं. लेट मी जस्ट डिलीट दिस पॉलिसी. अच्छा, वो कह रहा है कि इट्स पार्ट ऑफ द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी. पहले उसको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी से निकालना होगा, राइट? ये वाली एक पॉलिसी इंट्रूजन की बनी हुई थी आईपीएस की, तो इट वाज एसोसिएटेड विद एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी. तो वो डिलीट नहीं करने दे रहा. वो कह रहा है जी पहले आप उसको बेस पॉलिसी से रिमूव करें. तो उसको कर लेते हैं. लेट्स रिमूव दैट फ्रॉम द बेस पॉलिसी. ये इंस्पेक्शन के टैब के अंदर इट्स बीइंग अप्लाइड. यहाँ से मैं नन कर दूंगा and I will be saving this. So I've now disassociated the my policy IPS policy मैंने access control policy से deassociate कर दी. Now I would be going to IPS again. And I think now it should allow me to delete. Okay, now it's being deleted. Now there is no IPS policy. Let me create a policy. और इसको हम नाम दे देते हैं टेस्ट पॉलिसी डेटेड 11 सितंबर. और अगर क्लास गौर करे तो आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है बेस पॉलिसी, राइट? और अगर मैं बेस पॉलिसी को एक्सपैंड करूं तो वो मुझे वही ऑप्शंस बता रहा है जिनको हमने डिस्कस किया. कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी, फिर मैक्सिमम डिटेक्शन, राइट? फिर बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी. नो रूल्स का एक्टिव का मतलब है भाई आईपीएस का कोई रूल एक्टिव नहीं करना है, व्हिच इफेक्टिवली मींस कि आईपीएस नहीं कॉन्फ़िगर करना, राइट? यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर दीस आईपीएसएस, राइट? ओके, अगेन इट्स नॉट यूजेबल. नो रूल्स आईपीएस अगर एक्टिव करने हैं आपने, कोई रूल एक्टिव नहीं करना, तो फिर आईपीएस पॉलिसी एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट? और मैंने आपको बताया इसको भी आप यूज नहीं करते. यू डोंट यूज दिस and you don't use this maximum detection as well. ना आप maximum detection करते हो, ना आप no rules active करते हो. Normally
बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी वो है जो सिस्को रिकमेंडेड है। इसके अलावा कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी की डिफॉल्ट पॉलिसी वो है जिसमें कि कनेक्टिविटी यानी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी है, सिक्योरिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी लेट्स से कहता हूं आई वांट टू हैव माय बेस पॉलिसी ऑफ आईपीएस एज कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी, और मैं कहता हूं क्रिएट एंड एडिट पॉलिसी, यानी कि ये एक आईपीएस पॉलिसी क्रिएट करो और मुझे इसके एडिट मोड में ले जाओ। तो यहां पर आप देखना कि जब मैंने कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी को एज बेस पॉलिसी चूज किया तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सिग्नेचर्स होंगे वो हमने देखने हैं कि इसने ऑटोमेटिकली उसमें से कितने सिग्नेचर्स को एक्टिव रखा हुआ है, हाउ मेनी सिग्नेचर्स इट हैज पुट एक्टिव। वो एक तादाद कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी में कम होगी, राइट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो 4 सिस्टम डिफाइंड पॉलिसीज हैं आपके पास उनमें डिफरेंस है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सिग्नेचर्स। इन चारों में जो फर्क है, मेन फर्क है कि इनमें से टोटल रूल्स कितने एक्टिव हैं। डिफरेंट बिटवीन दीज डिफॉल्ट पॉलिसीज इज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्नॉट रूल्स आर एक्टिव out of total available database. These are the main differences between these 4, right? और जिस तरह मैंने अभी कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी चूज की तो आप जरा गौर करो, टोटल मुझे वो बता रहा है 609 अनेबल्ड रूल, सिर्फ 609 रूल उसने अनेबल किए हैं, और उनमें से 120 रूल्स जो हैं वो सिर्फ इवेंट जनरेट करेंगे, और 489 रूल्स जो हैं दे विल ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट्स। तो बड़ी कम तादाद है, 33,000 में से टोटल 609 रूल उसने कहा कि यार ये वाले मैं एक्टिव कर रहा हूं इस बेस पॉलिसी के अगेंस्ट, राइट। अब अगर मैं ये बेस पॉलिसी चेंज करता हूं, इफ आई से कि यार आई वांट टू कीप माय बेस पॉलिसी एज सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी, मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देनी है ओवर परफॉर्मेंस। यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू सिक्योरिटी, आपके लिए सिक्योरिटी अहमियत रखती है, परफॉर्मेंस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यू कैन डू compromise on the performance। तो सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी में यू विल फाइंड कि जब मुझे एक दफा ये चेंज करके एक आउटपुट दिखाता है तो टोटल नंबर ऑफ अनेबल्ड रूल्स वुड बी मोर। तो क्लास मुझे कंफर्म करती कि नाउ देयर आर अराउंड 12,745 अनेबल्ड रूल्स, यानी अगर मैं ये बेस पॉलिसी चूज करता हूं तो सिस्टम मुझे कह रहा है कि उसने 12,745 रूल्स को अनेबल कर दिया, जिसमें से 504 रूल्स सिर्फ जनरेट इवेंट करेंगे और 12,241 विल ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट्स। तो जनरेट इवेंट का मतलब होता है लॉग ओनली, दे विल ओनली बी जनरेटिंग लॉग्स, और ये जो बाकी हैं ये ट्रैफिक ड्रॉप भी करेंगे और जनरेट इवेंट लॉग भी जनरेट करेंगे। तीसरी ऑप्शन जो बेस पॉलिसी की है that is balance security over connectivity which is Cisco recommended, Cisco is recommended कि अगर आपको आइडिया नहीं है आईपीएस का तो you can configure this balance security and connectivity। क्या करेगा कि ये इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में कोई आपको वैल्यू देगा, it will give you a value in between these two extremes। याद रखो जब हमने कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी एनेबल किया था तो उसने तकरीबन 600 के करीब रूल्स एक्टिव किए थे, जब मैंने सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी किया तो उसने तकरीबन 12,700 के करीब रूल्स एक्टिव किए थे, और जब मैंने बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी किया तो यू गाइस कैन सी कि द टोटल अनेबल्ड रूल्स आर 9416। तो ये एक दरमियाना उसने अप्रोच अपनाई है, इट हैज चोजन अ मिडवे अप्रोच, राइट, इट हैज चोजन अ मिडवे अप्रोच, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में, राइट। तो सिर्फ व्हाट आई कैन डू कि लेट मी कमिट द चेंजेस, मैं कहता हूं यार मैं अपनी टेस्ट पॉलिसी बनाता हूं और दैट विल बी बेस्ड ऑन द बैलेंस सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, वो बैलेंस सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पे बेस कर रही है, राइट। तो प्रॉब्ली दिस इज माय फर्स्ट टास्क एज वेल। लैब एक छोटा सा आपको दिखाऊंगा आज, जिसमें कि मैं कह रहा हूँ क्रिएट अ कस्टमाइज इंट्रूजन पॉलिसी बेस्ड ऑन सिस्कोस बेस्ट प्रैक्टिस। और सिस्को बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि गो फॉर द बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, बैलेंस सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जो है उसकी बेसिस के ऊपर आप बिल्ड करें अपना सेटअप, राइट। तो आई हैव जस्ट डन दिस फर्स्ट टास्क इन व्हिच आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ policy which was based on a default policy। मैंने कोई इसमें चेंजेस नहीं की, as such जो उसने मुझे पैकेज दिया है मैं कहता हूं I would be now using this package। याद रखिएगा एक्सेस आईपीएस की पॉलिसी क्रिएट करना
इज फर्स्ट स्टेप. इसको इसको इस्तेमाल करना, इसको अप्लाई करना, यू हैव टू कॉल दिस इन द सिक्योरिटी पॉलिसी. जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है उसका आपको इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा, राइट. मतलब ये खाली जब ये क्रिएट हो जाती है आईपीएस की पॉलिसी, it will only take effect once you would be attaching this policy with the access control policy, right? But फिलहाल हम यहाँ पर we will be creating our policy based on the Cisco's best practices. एक हम policy create करते हैं, and once it is committed, so you guys can see that there is one intrusion policy. Name is test 11 September, right? और अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है, what all is there, तो I can go to the edit tab. मैं edit tab में जाता हूँ और it will load that policy. Okay, so you can see that मुझे वही आउटपुट मेरे सामने आ गया. You can see this same output. 9416 rules they are enabled over here. और अगर मैं यहाँ पर पॉलिसी लेयर में जाता हूँ, now this thing is important guys, ये important है, प्लीज इस चीज पे फोकस करें. जरा पॉलिसी लेफ्ट से देखिए, मैंने एक्सपैंड किया पॉलिसी लेयर्स को, और नीचे आपको नजर आ रहा है बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी. यार जो डिफॉल्ट मेरे सिग्नेचर्स है ना वो यहाँ पर हैं, ये हैं. दीज आर माय डिफॉल्ट रूल्स. मैं रूल्स पे क्लिक करता हूँ एंड यू गाइस कैन सी डिफरेंट कैटेगरीज लेफ्ट के ऊपर. अगर क्रोम रिलेटेड, क्रोम ब्राउजर रिलेटेड जो सिग्नेचर्स हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ, तो आई कैन सिलेक्ट दिस एंड यू गाइस कैन सी इट हैज गिवन मी अ लिस्ट. 37 रूल्स हैं जो उसने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, दिखाए हैं मुझे, राइट. और इनके आगे जो आपको ये एरो साइन नजर आ रहा है राइट साइड पे जो पॉइंटिंग है एंड फेडेड आउट, इट मींस कि दीज रूल्स आर डिसेबल्ड, राइट. जो एक्टिव रूल होता है उसको आपको मैं दिखाऊंगा व्हाट्स द सिंबल फॉर दैट, राइट. और जिसने ब्लॉक करना होता है या जिसने ड्रॉप करना होता है उसमें क्रॉस साइन होता है, वो भी आपको शो कराऊंगा. फिलहाल आप देखो कि जो हमने डिफॉल्ट पॉलिसी चूज की है, अगर ब्राउजर प्लगइन रिलेटेड मैंने रूल्स देखने हैं तो देयर आर अराउंड 2400 रूल्स जो कि इसका हिस्सा है, राइट. सो यू कैन इन दिस वे यू कैन सी डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द लेफ्ट साइड. फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेलनेट है, यू हैव टेलनेट अवेलेबल. आपके पास टेलनेट का ऑप्शन है यहाँ पर. लेट्स सी दैट टेलनेट की कैटेगरी है, राइट. लेट्स फाइंड दैट. और एस कैन सी पॉलिसी और प्री प्रोसेसर्स हैं. हाँ, प्रोटोकॉल आ गया. प्रोटोकॉल टेलनेट होगा यहाँ पर, ये प्रोटोकॉल टेलनेट है, राइट. तो प्रोटोकॉल टेलनेट से रिलेटेड यू कैन सी देयर आर 29 रूल्स व्हिच आर अवेलेबल. नाउ दीज रूल्स आर पार्ट ऑफ द डेटाबेस. जो 33,000 प्लस रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें ये सारे सिग्नेचर्स उसका हिस्सा है, राइट. देखो ये जो काम है ना, यहाँ पर जो मुझे रूल्स नजर आ रहे हैं डिफॉल्ट पॉलिसी के अंदर, ये रीड ओनली हैं. दीज आर रीड ओनली. मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, इनका एक्शन चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता. आई कांट एडिट दीज रूल्स. अगर मैंने अपने रूल्स क्रिएट करने हैं या इनमें एडिशन करनी है तो उसका तरीका यह है कि आई वुड बी क्रिएटिंग माय ओन लेयर ऑफ रूल्स ऑन टॉप ऑफ दिस. अगर आप यहाँ पॉलिसी लेयर्स में देखो तो सबसे नीचे आपके पास ये लेयर है बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी की. उसके ऊपर वो आपसे कहता है माय चेंजेस लेयर. मैं माय चेंजेस लेयर में जाता हूं, मेरे पास इन सारे रूल्स की कॉपी यहाँ माय चेंजेस लेयर में अवेलेबल है. मैं यहाँ पे रूल्स को क्लिक करता हूं, इसकी सारों की कॉपी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है. तो अगर मैंने कोई चेंज करनी है, किसी का एक्शन चेंज करना है, कोई और पैरामीटर चेंज करना है,
तो आई वुड बी डूइंग इट इन माय चेंजेस लेयर। आप ये समझ लो कि इट्स अ ओवरले, एक आपके पास बेस लेयर है, वो ये अवेलेबल है, उसके ऊपर यू कैन डिफाइन योर माय चेंजेस लेयर। जो चेंज करनी है आपने, जिस जिस रूल में करनी है, वो आप अपने माय चेंजेस लेयर के अंदर करेंगे, वो आपको अलाउ करता है। और जब टोटल पॉलिसी इन इफेक्ट आएगी, तो सबसे पहले आपकी जो चेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक एक सिग्नेचर है, उसके अंदर रूल बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड था, आपने उसको अनेबल कर दिया, वो आपके एनवायरनमेंट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने उसको अनेबल कर दिया, और आपने उसका एक्शन डिफाइन कर दिया ड्रॉप, राइट, डिनाई या ड्रॉप, राइट, ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट। तो आपने एक चेंज की है जिसमें एक सिग्नेचर जो कि डिफॉल्ट में डिसेबल्ड था, आपने उसको एक्टिव किया यानी अनेबल किया, और उसके अगेंस्ट एक एक्शन स्पेसिफाई किया। अब जब पॉलिसी देखेगी ना, तो वो आपकी चेंज को प्रेफरेंस देगी उस सिग्नेचर के हवाले से। डिफॉल्ट पॉलिसी ने उस सिग्नेचर को डिसेबल किया हुआ है, आपने उसको ना सिर्फ अनेबल किया बल्कि उसके अगेंस्ट एक एक्शन डिफाइन किया है। तो प्रेसिडेंस गोज टू माय चेंजेस लेयर। माय चेंजेस लेयर में जो जो रूल्स आपने तब्दील किए हैं, वो सारे के सारे वही एप्लीकेबल होंगे, प्लस डिफॉल्ट एक्शन। उन रूल्स के लिए आपकी माय चेंजेस लेयर काम करेगी, और बाकी सारे रूल्स जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर यहां डिफाइंड है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो पहले स्टेप में अभी तक हमने एक काम किया है कि हमने सिर्फ सिस्कोस रिकमेंडेड पॉलिसी जो आईपीएस की थी, उसको हमने एक्टिवेट कर लिया। अगले स्टेप में व्हाट वी कैन डू वन एग्जांपल ऑफ डूइंग सिग्नेचर ट्यूनिंग। हम सिग्नेचर ट्यूनिंग कर सकते हैं, वी कैन डू ट्यून अ सिग्नेचर, राइट। और एक सिग्नेचर आपके सामने मैंने हाइपोथेटिकली चूज किया हुआ है, जस्ट सिग्नेचर आईडी दिस, और द नेम ऑफ सिग्नेचर इज ऐप डिटेक्ट टीम व्यूअर रिमोट कनेक्शन अटेम्प्ट। इसकी सिग्नेचर आईडी 24097 है। मैंने काम ये करना है कि आई वांट टू अनेबल दिस अबव सिग्नेचर, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है, और मैं इसका एक्शन चेंज कर दूंगा ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट। सो दिस विल कवर आवर सिग्नेचर ट्यूनिंग एग्जांपल, कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिग्नेचर था, आपने उसे ट्यून कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू द चेंजेस इन दैट सिग्नेचर एंड हाउ यू हैव टू ट्यून दैट सिग्नेचर, राइट। There we will be we'll be doing this signature tuning lab, लेकिन let's have break for 5 minutes, क्योंकि मगरिब का टाइम ना पाकिस्तान में जा रहा है, तो मगरिब की नमाज यार पढ़ लेते हैं, 5-7 मिनट की ब्रेक करते हैं, और आफ्टर 5 to 7 minutes break इंशाल्लाह we will let's have 10 minutes break, right? 10 मिनट के बाद we can start again and we'll continue with this example. Okay, thank you.
So guys, I'm back. Please confirm presence. So guys, now let's start the session again. Now let's create tunable. Let's tune a signature, not create a signature. Tune करते हैं एक existing signature को, which is related to TeamViewer. तो by the way, मैं इसको TeamViewer का अगर मुझे exact इसका ID नहीं भी पता, तो I can filter this. TeamViewer लिखता हूँ और it will reply me with a list of rules which are related to the TeamViewer. उसमें से जो मेरा interested है, that is this one. I want to basically tune this signatures 24096. The signature ID is 24096. और एक important चीज जरा नोट करके रखिएगा कि मैं इस वक्त I am working in my changes layer. आप यहाँ पे देख रहे हो, I am working in my changes layer. मैं यहाँ काम कर रहा हूँ. मैं यहाँ डिफॉल्ट लेयर पे काम नहीं कर रहा. I'm working on this. मैं यहाँ पे रूल्स को चेंज करता हूँ. तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. I've selected this. और अगर क्लास रिकॉल करे तो what we have to do, we have to change the action as drop and generate events. And here it is. You guys can see that I've changed one signatures action. मैंने उसको enable किया और इसको app detect TeamViewer remote connection attempt को मैंने signature को drop and generate event कर दिया. उसका symbol ये cross होता है, drop and generate event. अब मुझे ये सेव करना है. I have to save this change. तो उसके लिए I will again go to policy information और यहाँ जाकर I would be doing commit. Okay, now you can see that my changes have been saved. Edit करते हैं दोबारा इसको देखने के लिए कि what's the status now on the layers. Okay, now you can see that एक चीज तो क्लास नोट करे, ओवरऑल इस पॉलिसी में एक रूल की एडिशन हो गई है. यू कैन सी नाउ 9417 रूल्स आर अनेबल्ड. डिफॉल्ट 9416 था और इसमें फर्दर अगर मैंने डिटेल्स देखनी है तो आई कैन क्लिक ऑन दिस पॉलिसी लेयर्स एंड यू कैन सी कि बिल्ट इन लेयर में तो आपके पास 9416 रूल्स हैं, राइट. लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट माय चेंजेस लेयर के अंदर यू हैव वन रूल जिसको मैंने चेंज किया. उसका एक्शन आई हैव चेंज दैट टू ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट्स, राइट. और ओवरऑल मुझे समरी दिखा रहा है, पॉलिसी समरी इज 9417. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉलिसी, आईपीएस पॉलिसी. याद रखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आईपीएस पॉलिसी क्रिएट करने से वो एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि यू हैव टू गो टू एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी पे जाना है और वहां जाकर आपने बेसिकली इस इंट्रूजन पॉलिसी को एसोसिएट कराना है. Okay, now I would be editing this rule और inspection tab में
intrusion policy में if I want to load that, तो you can see test 11 September मैं यहाँ load करता हूँ और फिर इसको मैं save करवा देता हूँ. You can save this, here it is. So now my access control policy जो मैंने define की थी, that has been associated with this rule. और मैंने आपको पहले बताया कि you can define multiple IPS policies जिनको आप मुख्तलिफ rules के साथ associate कर सकते हो. You can associate them with a different rules. ये एग्जांपल थी कि हाउ यू हैव टू ट्यून अ सिग्नेचर. एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं हाउ यू कैन क्रिएट अ कस्टमाइजेबल सिग्नेचर. आप एक कस्टमाइजेबल सिग्नेचर किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, योर ओन सिग्नेचर, राइट. एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि कॉन्फ़िगर अ सिग्नेचर टू जनरेट एन अलर्ट इफ ICMP ट्रैफिक flows from 192.168.1.1, it's the IP address of this LAN router, LAN inside का router का, to 203.10.11 and vice versa. Enable the customized signatures in IPS policy and it should drop the packet and generate event. ये packet को drop करे और generate event करे. So there are a couple of important informations which you can see from here कि आपने एक signature create करना है जिसमें primarily the protocol will be ICMP traffic. Source है, destination है और ये signature bidirectional होना चाहिए. Or action is drop the packet and generate events. So you can do this. For that you have to go to the IPS again. So let's go to IPS again. यहाँ पे आपके पास option है objects के अंदर. You have option for intrusion rules. आप यहाँ पे जाते हैं. You go to this intrusion rules tab. और अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लोकल रूल कैटेगरी में जो आपके अपने सेल्फ क्रिएटेड रूल्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं. एक रूल पहले का बना हुआ है. लेट मी रिमूव दैट. Now you can see that rule has been deleted successfully. So let me now create a new rule. आपके पास right पे option है. Now this is that rule creation using the built-in tool जिसके अंदर आपके पास tool available है. So using this you can create your own customizable signatures. You can name this rule as IPS test rule 11 September. और क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ कैटेगरीज वो आपको दिखाता है. उसमें से वी कैन चूज जेनेरिक ICMP इवेंट. एक्शन कैन बी अलर्ट और प्रोटोकॉल ICMP इज फाइन. बाय डायरेक्शनल होगा ये. और इसमें मेरे केस में सोर्स IP विल बी 192.168.1.1 एंड माय डेस्टिनेशन विल बी 203.10.11. बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर IP से इस डेस्टिनेशन तक ये रूल को चाह रहा हूं कि शुड बी ट्रिगर्ड. प्रैक्टिकली इसको आप इस तरह कर सकते हो कि कोई क्रिटिकल सर्वर है आपके एनवायरनमेंट में और आप ये चाहते हो कि एक खास तादाद से ज्यादा ICMP पैकेट्स उस सर्वर पे हिट ना करें. तो यू कैन डिफाइन द सोर्स IPs एंड यू कैन चेंज द पैरामीटर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट. सो लेट्स नाउ सेव दिस. सेव करते हैं इसको. Okay, it says successfully change the rule और save करते हैं. Let's save this again. If it gives us okay message, so
Okay, fine. Now let's get back, get out of this, और एक दफा दोबारा से जरा लोकल कैटेगरी में मैं अपना सिग्नेचर देखूंगा कि वो सिग्नेचर मुझे नजर आ रहा है. मैं सिर्फ एक रिफ्रेश कर रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस इंटरव्यू रूल्स टैब. दोबारा आकर एक दफा वेरीफाई कर लूंगा कि क्या सिग्नेचर है. ओके, इट इज लोकल रूल्स में आप देखिए जो हमने सिग्नेचर क्रिएट किया, इट्स शोइंग दैट ओवर हियर. एक दफा इसको आईपीएस पॉलिसी में भी देखते हैं. लेट्स सी कि जो माय चेंजेस देयर हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस रूल ओवर देयर. बिकॉज एक्शन इसका हमने सेट करना था ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट. Drop and generate event. So I will go to my intrusion policy. और my changes layer के अंदर जो rules हैं मैं उनमें जाऊंगा, और यहाँ पे जो IPS rule के नाम से, let me just do the filter because this was a name given to that signature. अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वो रूल है जो मैंने क्रिएट किया, राइट. एंड राइट नाउ इट स्टेटस इज नॉट एक्टिव, राइट. इसका स्टेटस एक्टिव नहीं है. ओके और मैं एक काम ये करता हूँ कि इस वक्त जो भी चेंजेस मैंने किए हैं उनको एक दफा डिप्लॉय करते हैं. लेट्स डू द चेंज, लेट्स डिप्लॉय दीस चेंजेस. सिग्नेचर हैज बीन क्रिएटेड, लेकिन विद इन द आईपीएस पॉलिसी इट्स स्टेटस इज डिसेबल्ड, वो एक्टिव नहीं है, राइट. और मेरा आइडिया ये है कि मैं बेसिकली इनिशियल स्टेप में व्हाट आई वांट टू डू कि मैं लैन इनसाइड से पिंग करवाऊं का. ना तो मैंने एक्शन चेंज किया और ना ही फिलहाल वो एक्टिव है. सो लेट मी ट्राई एंड एक्सेस दिस लैन इनसाइड. और 203.10.11 ये है अल्टीमेट मेरी डेस्टिनेशन. लेट मी सी के माय चेंजेस आर अबाउट टू बी सेव्ड. ओके, नाउ डिप्लॉयमेंट हैज बीन डन. और होना क्या चाहिए कि पिंग शुड बी सक्सेसफुल. आप देखिए पिंग इज सक्सेसफुल फ्रॉम लैन इनसाइड टू दिस WAN इंटरनेट राउटर. पिंग इज सक्सेसफुल बिकॉज अलाउ की पॉलिसी है, लेकिन सिग्नेचर एक्टिव नहीं हुआ, राइट. अब मैंने ये करना है सर, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू नाउ ऑल्टर दिस सिग्नेचर. मैं कहता हूँ इसको एक्टिव करो और इसका एक्शन रखो ड्रॉप एंड जनरेट इवेंट.
here it is. You can see the action of my rule, it has been changed, it's being enabled now, और the action is drop and generate event, right? और इसको मैं policy information में जाके commit कराऊंगा. I would be committing this change because this amendment or this addition would be there at my changes layer. ये my changes layer में होगा. सो लेट्स सी दैट. एक दफा आपको माय चेंजेस लेयर में दिखाता हूं कि अभी माय चेंजेस लेयर में एक तो वो जो ट्यून्ड सिग्नेचर था रिलेटेड टू टीम व्यूअर, आपको वो नजर आएगा, और दूसरा ये जो हमने कस्टमाइजेबल सिग्नेचर खुद क्रिएट किया है, यू विल सी दिस सिग्नेचर ओवर हियर. ओके, हियर इट इज. एक दफा माय पॉलिसी लेयर्स में दोबारा जाता हूं, और अगर आप देखो तो यहाँ पर नाउ यू कैन सी कि माय चेंजेस लेयर में इट सेज देयर आर टू रूल्स which have been manipulated. Overall आपकी तादाद जो है it has been increased from 9416 to 9418, और क्योंकि मैंने ये पॉलिसी ऑलरेडी अप्लाई की हुई है एक्सेस कंट्रोल रूल के साथ, so all what I need to do now is I have to deploy the changes. So let's see कि once I would be deploying the changes, तो उसके बाद होना क्या चाहिए कि अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा which is matching to my signature, which is matching to my own customizable signature, तो my own customizable signature should match, और उसके अगेंस्ट जो मैंने एक्शन डिफाइन किया हुआ है which is drop and generate event, तो उसको वो एक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करने चाहिए. क्लीन भाई, मेरा सिस्टम जो है इट इज 128 GB रैम है, 1 टीरा SSD है, और इसके अंदर 20 वर्चुअल CPUs हैं. इट हैज 20 वर्चुअल CPUs. वर्चुअल CPUs होने चाहिए. सिस्को का UCS है बेसिकली 220, UCS सर्वर है 220, और वर्चुअल CPUs 20 हैं. 20 virtual CPUs, 128 GB RAM, and 1 tera SSD. Okay, now I've saved the configuration. होना अब क्या चाहिए? What should happen now? कि देखिए, अब मैं अगर इनिशिएट करता हूँ ping from inside out, तो now you guys can see the result कि ping is not working. मेरी पहले ping work की थी. My ping, it was successful once I initiated ping from this LAN inside router to this particular IP address, and you guys can see that now this ping is failing. और उसकी reason क्या है? Because I have now created a signature, उसको मैंने apply किया है, and I can now see the events. मैं precisely analysis intrusion events के अंदर अगर जाता हूँ, if I go to analysis and intrusion events,
So can you please confirm, can you guys see this signature firing? IPS test rule 11 September, यही वो signature था जो हमने create किया था. This was our customizable signature. You got the point, guys? Right? So this is what is your IPS, और इसमें हमने जो 2-3 options की कि you can make use of the default policies, you can tune any existing signature, or you can create your own signature. आप अपना signature खुद भी create कर सकते हो, right? अच्छा, इसके अंदर you have couple of very interesting policies जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं आके, और उनको they have a value. उसमें से एक policy आपकी है which is known as correlation policy. There is one policy which is known as correlation policy. Now this correlation policy is a very interesting policy जिसके अंदर you can automate your FTD to act based on certain unusual conditions. आपके नेटवर्क में कुछ unusual conditions होती हैं, उनको डिटेक्ट करते हुए your FTD can react, can do certain actions, right, जो आपने define किए हो. So that is the idea behind correlation, defining the correlation policy के जब भी कोई ऐसा unusual event होता है, कोई पॉलिसी वायलेट होती है, या आपके नेटवर्क पे कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट होती है जो कि कोरिलेशन रूल के साथ मैच करती है, तो फिर जो भी एक्शन आपने उस रूल के अगेंस्ट स्पेसिफाई किया होता है, दैट एक्शन इज ट्रिगर्ड. फॉर एग्जांपल, इस कोरिलेशन पॉलिसी के ओवरऑल देयर आर 2 कंपोनेंट्स. वन इज कि यू नीड टू डिफाइन अ कोरिलेशन रूल, और दूसरा है रिस्पॉन्स कि इफ दिस रूल मैचेस देन couple of this response should be triggered, right? तो 2 हिस्से हो गए आपकी correlation policy के. एक है the definition of correlation rule, and second is the response. Response can be based on some alerts like email alerts, SNMP alerts, syslog alerts, or they can be some remediation scripts. कुछ remediation scripts भी आप run कर सकते हो कि पहले से आपने predefined scripts define किए, क्योंकि you can take that or put that particular host in quarantine. इस तरह के actions you can define. Basically correlation में rules और उनका response, they are basically linked together, and this forms your correlation policy. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि it's a step to automate couple of unusual mitigation of couple of unusual activities in your environment. आपके environment में कोई ऐसी activity होती है जो कि usual नहीं है, जो desirable नहीं है, आप चाहते हो वो ना हो, तो आप उसके against पहले से एक correlation policy define कर देते हो कि if this thing happens, do this. अगर ये होता है तो ये करो. अब ये जो events हैं, these can be of different types, जो कि correlation rule में हम events कर सकते हैं match. They are of different types. आपके पास कनेक्शन इवेंट्स हैं जिसमें सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी, पोर्ट, यूजर, यूआरएल, ऐप, प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें कनेक्शन इवेंट्स कहलाती हैं. देन यू हैव डिस्कवरी इवेंट्स. आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर करते हैं, क्लाइंट ऐप डिस्कवर करते हैं, सर्विस डिस्कवर करते हैं, यूजर नेम. तो ये इनमें से जब डिस्कवरी होती है तो इसको हम डिस्कवरी इवेंट बोलते हैं. देन यू हैव इंट्रूजन इवेंट. जिस तरह अभी हमने एक कस्टमाइजेबल सिग्नेचर को फायर कराया, स्नॉट रूल को फायर कराया, सो दैट वाज अ इंट्रूजन इवेंट. फिर यू हैव फाइल इवेंट्स. फाइल इवेंट्स का मतलब है कोई फाइल टाइप आपने डिटेक्ट कर ली, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन है आपका, वो फाइल बेस्ड इवेंट दैट हैज ट्रिगर्ड, तो उसको हम फाइल इवेंट कहेंगे. फिर कोरिलेशन इवेंट है. कोरिलेशन इवेंट में आपके पास व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट आ जाती हैं. पहले से आपने नॉन ट्रस्टेड आईपीस या नॉन ब्लैक लिस्टेड आईपीस, मलेशियस आईपीस की लिस्ट बनाई हुई है, वो कोरिलेशन इवेंट की कैटेगरी में आता है. फिर रेपुटेशन बेस्ड इंटेलिजेंस इवेंट्स, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इवेंट्स हैं, राइट. मैलवेयर इवेंट्स हैं. फिर आपके पास नेटवर्क फाइल ट्रैजेक्टरी. दीज कैन बी पॉसिबल इवेंट्स जिनको आप कोरिलेशन रूल के अंदर कॉल कर सकते हैं. बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स यू कैन क्रिएट योर कोरिलेशन रूल्स. अब एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा कि जो ये आईपीएस के सिग्नेचर्स है ना, जो फायर हुए या जो डिफॉल्ट थे,
इनको उन्होंने ऑलरेडी क्लासिफाई किया हुआ है. दे ऑटोमेटिकली असाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट फ्लैग्स with those intrusion rules, intrusion signatures. उसमें से सबसे जो the toughest is red flag, जिसका नंबर 1 है. तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा सिग्नेचर फायर हुआ जिसको सिस्टम ने इम्पैक्ट फ्लैग 1 दिया है, यानी रेड फ्लैग दिया है, तो इसका मतलब यह है कि दैट इमीडिएटली नीड्स अटेंशन, देयर इज समथिंग सीरियस. उसके बाद इन इम्पैक्ट फ्लैग 2 अगर कोई सिग्नेचर को उसने एलोकेट किया है, तो इसका मतलब है कि इट इज वर्थ इन्वेस्टिगेशन. आपका होस्ट जो है इट इज एक्सपोज, तो यू मस्ट बेटर चेक. उसके बाद इवेंट फ्लैग, इम्पैक्ट फ्लैग 3 एलोकेट उसने किया है, इसका मतलब है इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन है, इसको जरा और से देखो, कहीं आगे फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉब्लम ना करे. और इम्पैक्ट फ्लैग 4 जो है, इट मींस कि इंफॉर्मेटरी किस्म का मैसेज है. अभी इस वक्त द होस्ट इज नॉट करंटली अंडर सम सीरियस थ्रेट, लेकिन फर्दर आपको you need to investigate. Actually ये impact flag जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये चारों ही actually event हैं. इनकी severity vary करती है. अगर 1 है तो इसका मतलब है it needs immediate response, यानी कि देखो ना, अभी हमारा एक event हुआ, उसका low impact था, ठीक है, उसका low impact था. तो जो इसके already signatures का pool है, considering the severity of the occurrence, considering the severity of the signature, वो आपको साथ ही एक इम्पैक्ट फ्लैग भी रेज करता है कि यार मैं इसको इम्पैक्ट फ्लैग 1 की कैटेगरी में प्लेस कर रहा हूँ, या 2 की कर रहा हूँ, या 3 की कर रहा हूँ, या 4 की कर रहा हूँ. तो जैसा मैंने आपको बताया, 1 हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, राइट. तो अगर आपका इम्पैक्ट फ्लैग 1 आपको नजर आता है, तो आप को इमीडिएटली रिएक्ट करना है ताकि अपने नेटवर्क को आप प्रोटेक्ट कर सकें, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर नेटवर्क. इसमें हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं, इससे ये चीज मजीद क्लियर होगी कि किस तरह से हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दीज कोरिलेशन पॉलिसीज. और कोरिलेशन पॉलिसीज के अंदर याद रखिएगा कि स्काई इज द लिमिट. आपकी जो सोच है ना, उसके अंदर स्काई इज द लिमिट. आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि इफ आई गो टू दीज पॉलिसीज एंड इफ आई गो टू कोरिलेशन, तो यहां पर जाके आई कैन क्रिएट माई कोरिलेशन पॉलिसी for automating any event ना, for automating any event. एक अदा कोई ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है, बट लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू वन. एक नई पॉलिसी क्रिएट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर रूल मैनेजमेंट है. यू हैव रूल मैनेजमेंट. मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि बेसिकली कोरिलेशन पॉलिसी के 2 हिस्से हैं. एक है कोरिलेशन रूल का डिफाइन करना, और दूसरा है कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को उस रूल के साथ अटैच करना. जिसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर ये चीज अक्कर होती है तो ये एक्शन करो. इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज व्हाट इज योर कोरिलेशन पॉलिसी, राइट. तो यहां पर ये रूल मैनेजमेंट का आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है अंडर दिस कोरिलेशन. तो आई विल गो टू दिस रूल मैनेजमेंट. और let me just delete one. There is one rule which is already there. मैं यही रूल बेसिकली डिफाइन करना चाह रहा हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट. वो कह रहे जी इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी. कोई मसला नहीं, पॉलिसी में जाके पॉलिसी भी रिमूव करते हैं. लेट्स recreate this again, right? So let's go to this policy management. Let me remove this. Okay, अब remove this, और अब वो rule भी मैं delete कर सकता हूँ. I can delete that rule as well. Okay, that's it. So now let's create a new rule. एक नया rule create करते हैं. और मैं ये कहता हूँ कि let me give
a name to that rule as red flag from China. Red flag from China. इसको नाम देते हैं रेड फ्लैग फ्रॉम चाइना का. अब अगर आप इसका नाम देखो तो यहीं से आपको पता लगना चाहिए कि इसके रूल्स के क्या पैरामीटर्स होंगे. रेड फ्लैग मैंने आपको अभी बताया, इंट्रूजन इवेंट में यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपैक्ट फ्लैग्स. रेड फ्लैग था, ग्रीन था, येलो था, जिसका लेवल 1 2 3 4 था, राइट. सो मैं कहता हूं रेड फ्लैग फ्रॉम चाइना, यानी कि अगर कोई इंट्रूजन इवेंट अकर होता है जब सोर्स कंट्री है चाइना, तो ये करो, देन डू दिस, देन वी कैन सेट सम रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस. तो अब देखो यहां पर है मेरे पास सेलेक्ट द टाइप ऑफ इवेंट फॉर दिस रूल. मैं कहता हूं इफ पुल डाउन मेन्यू करता हूं तो मुझे कहता है different type of events: intrusion event, discovery event, user, host input, traffic profile, malware event. मैं कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ if an intrusion event occurs, अगर एक intrusion event occur होता है और इसके अंदर इस intrusion event में I can add the conditions. If an intrusion event occurs and it meets following conditions, conditions का वो पॉपअप करता है अभी. add condition. पहली कंडीशन मैं कहता हूं कि इफ द इम्पैक्ट फ्लैग, ये चले सोर्स कंट्री पहले कर लेते हैं, वैसे तो दोनों एंड ऑपरेशन करना है, तो इम्पैक्ट फ्लैग अगर सामने आ गया तो इम्पैक्ट फ्लैग पहले कर लेते हैं. इम्पैक्ट फ्लैग इज 1 या रेड या वनरेबल 1 कर दें या 1 करेंगे, वो इट इज सेम. देखिए इम्पैक्ट फ्लैग इज 1 मींस वनरेबल. और एक और कंडीशन ऐड करता हूं. आई वांट टू ऐड सेकंड कंडीशन टू दिस. इफ द इम्पैक्ट फ्लैग इज रेड, ऑपरेटर मेरे पास दो तरह के हैं, और या एंड. मैं कहता हूं एंड. इफ द सोर्स कंट्री इज चाइना, यहां पे आई नीड टू फाइंड द आर्गुमेंट सोर्स कंट्री. सोर्स कंट्री इज चाइना. नहीं सर, मैंने अपना एक कोरिलेशन रूल क्रिएट किया जिसमें मैंने दो कंडीशंस बता दी कि इफ द इम्पैक्ट फ्लैग इज रेड, यानी इंट्रूजन इवेंट में इम्पैक्ट फ्लैग रेड हो और सोर्स कंट्री चाइना हो, आई वुड बी सेविंग दिस रूल. मैं यहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं बता रहा. आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी रिस्पॉन्स ओवर हेयर. मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि if the if the intrusion event occurs with impact flag of red, source country is China, जो रिस्पॉन्स है, जो एक्शन है, वो यहां पर अवेलेबल है. You can see the action tab. In the action tab, you have different responses which are available. I can create alerts. I can create different remediation modules, and I can associate that remediation module with this rule, right? तो मैं कहता हूँ if the action alert, कोई एक alert generate करवा लेते हैं. So I will go to this alert response alert को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने alert type यहाँ पर डिफाइन करनी है. तो इधर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट अलर्ट की. तो मैं कहता हूँ यार आई वांट टू क्रिएट अ ईमेल अलर्ट. मेरे पास दो तीन ऑप्शन थी, SNMP अलर्ट, स्लॉग अलर्ट, ईमेल अलर्ट. मैं कहता हूँ लेट्स क्रिएट अ ईमेल अलर्ट. तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ. आई कैन अगेन नेम के रेड फ्लैग, राइट. टू ईमेल किसको भेजनी है? abc@gmail.com. फ्रॉम कहां से ईमेल आएगी? knock@gmail.com. तो मैंने एक बेसिकली उसको नाम दिया. एरर क्या जी, देखते हैं. लेट्स सी द एरर. नॉक किया, क्या हो गया? कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा से.
me just get back to my policies. Correlation. Action, alert, and let's create a new alert. It will be an email alert, let's say. उसको आप नाम दे दें रेड फ्लैग का और ABC और knock@gmail. सेव करता हूँ इसको. सेव हो गया. अब बेसिकली इस एक्शन को आई नीड टू अटैच विद द रूल और उसके लिए आई वुड बी गोइंग टू द कोरिलेशन पॉलिसीज. कोरिलेशन में दोबारा जाऊंगा. Right now you can see there is no policy. I can create one policy. I can name it as test. और इसमें रूल्स ऐड करने हैं तो ऐड रूल करता हूं. मेरा एक रूल था रेड फ्लैग फ्रॉम चाइना, इसको ऐड करवा लेते हैं. एंड वेरी नेक्स्ट टू दिस रूल यहां पर रिस्पॉन्स है. रिस्पॉन्स तो आई वुड नीड टू एसोसिएट द रिस्पॉन्स विद दिस. मैं कहता हूं यार ये वाला रिस्पॉन्स इसके साथ ऐड, सॉरी मुझे पहले इसको अपडेट करना है, ऊपर लेके जाना है. ए यहाँ सिलेक्ट किया, ऊपर किया, फिर ये रेड फ्लैग को मैं अटैच करूंगा. सो आई हैव नाउ अटैच वन रिस्पॉन्स विद दिस और अब मैं इसको सेव कर लेता हूं. अब कोरिलेशन पॉलिसी की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस कोरिलेशन पॉलिसी. आपको सिर्फ इसको एक्टिवेट करना होता है. ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है. अब इसको बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर रेडियो बटन को तो इट विल बी एक्टिवेटेड. वंस इट इज एक्टिवेटेड तो आपकी जो भी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में परमिट के एक्शंस हैं उन सब पर ये कोरिलेशन पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी. तो एनी एक्शन जिसमें जहां पर इंट्रूजन इवेंट विद इम्पैक्ट फ्लैग ऑफ 1 और सोर्स कंट्री चाइना होगा, उसके लिए जो रिस्पॉन्स हमने यहाँ डिफाइन किया है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. ये एक सिंपल एग्जांपल थी. इसमें यू कैन हैव कंपाउंड कंडीशंस. आप कंपाउंड कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं कोरिलेशन पॉलिसी के अंदर. तो वो उसके लिए आई वुड से कि आपकी रिक्वायरमेंट है नेटवर्क की, उसके अंदर तो स्काई इज द लिमिट. यू कैन हैव मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन ऐड एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड. राइट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपके साथ एज अ केस स्टडी शेयर करता हूं व्हाट यू कैन डू वंस यू आर डिफाइनिंग दीज कोरिलेशन रूल्स एंड कोरिलेशन पॉलिसीज. देखो आपके पास, मैं कहता हूं आपने अपने नेटवर्क के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके जो टेलीफोन्स हैं उनको यू वांट टू प्रोटेक्ट एनी टाइप ऑफ अटैक अगेंस्ट दोज टेलीफोन्स. और उसमें आई कैन क्रिएट वन कोरिलेशन रूल जिसमें मैंने यहां पर बेसिकली 3 कंडीशंस जो है उनको कंबाइन किया करूंगा. वो 3 कंडीशंस पहले बताता हूं कि वो रूल की जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. क्रिटिकल फोन अटैक्स, आई कैन नेम दिस रूल एज क्रिटिकल फोन अटैक्स. अटैक्स ऑन एग्जीक्यूटिव्स एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स. राइट, तो इसमें अब देखिए कि आपके पास 2 कंडीशंस तो यहां सीधी सीधी आ गई. एग्जीक्यूटिव यानी कि ग्रुप, यूजर ग्रुप एग्जीक्यूटिव, और दूसरा आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड. राइट, और इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं कि अगर इंपैक्ट फ्लैग, इंट्रूजन इंपैक्ट फ्लैग 1 होता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंपैक्ट फ्लैग 1,
नाउ दिस इज व्हाट इज माय कोरिलेशन रूल. तो आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं उसी तरह से इफ एन इंटीग्रल इवेंट अकर्स, इम्पैक्ट फ्लैग 1, अगली कंडीशन होस्ट प्रोफाइल क्वालिफिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर इज गूगल, ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इज एंड्रॉइड, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन एनी. तो ये मैंने क्या किया, मैंने होस्ट प्रोफाइलिंग डिफाइन कर दी यहाँ पे, यानी एंड पॉइंट को मैंने प्रोफाइल उसकी डिफाइन कर दिया कि यार ये प्रोफाइल अगर होता है, ये इम्पैक्ट फ्लैग, ये प्रोफाइल, और एंड में यूजर आइडेंटिटी क्वालिफिकेशन भी यहां मैं ऐड कर सकता हूं कि इफ आइडेंटिटी ऑन डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप. तो अब देखिए तीन चीजें मैंने यहां पे इकट्ठी की हैं एक कोरिलेशन रूल के अंदर. आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड कि अगर इम्पैक्ट फ्लैग 1 है, दूसरी चीज फोन्स जो हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड हैं, और तीसरी चीज कि इफ दी users they are from executive group, उसके बाद then I can associate different actions. ये मेरा पहला स्टेप है. I can have my correlation rule of this format, और correlation rule का action, it can be email, it can be syslog message, it can be SNMP trap, or it can be some remediation module. वो एक separate चीज है. इन तीन events के साथ I can associate any appropriate response and I can combine them in a correlation policy. तो आपकी जो जितने भी परमिट के रूल्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में, उन सब पर दिस कोरिलेशन पॉलिसी वुड बी एग्जीक्यूटेड, इट विल बी अप्लाइड. कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? नो, इम्पैक्ट फ्लैग इज नॉट डिफाइंड बाय यू, इट इज सिस्टम असाइंड. क्योंकि अगर आपने काम खुद करना शुरू कर दिया तो 33,000 सिग्नेचर्स हैं, तो ह्यूज वर्क ना, काफी मुश्किल काम हो जाता है. एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर, विद इन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन अप्लाई यूआरएल फिल्टरिंग एज वेल. आप यूआरएल फिल्टरिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? मैं एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाता हूं और वहां पर यू हैव ऑप्शन फॉर यूआरएल फिल्टरिंग. आपके पास कैटेगरीज पहले की बनी हुई हैं. याद रखिए दो तरह की यूआरएल फिल्टरिंग जो है दैट इज that you can use. एक आपकी है कि you can use category based filtering, और दूसरी है कि static filtering. तो दोनों तरह की filtering आपकी supported है. It supports both static filtering and it use both reputation based category based filtering. जो static filtering है यानी कि www.facebook.com का एक मैं ऑब्जेक्ट बना दूं, उसको ऐड कर दूं. Now this is what is static filtering. दूसरा है कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग. कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग का मतलब ये प्री डिफाइंड कैटेगरीज ऑलरेडी आपकी एफटीडी के अंदर हैं यूआरएल्स की. बैक फ्रंट एंड पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है गेमिंग, दैट्स इट. गेमिंग के बैक एंड पे हो सकता है 4000 यूआरएल्स उसने मैप किए हो सिस्को ने. तो ये चीज कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग कहलाती है. कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग जो है वो लाइसेंस्ड होती है, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए. स्टैटिक फिल्टरिंग कैन बी डन विदाउट एनी लाइसेंस, लेकिन कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग के लिए यू नीड अ प्रॉपर लाइसेंस फॉर दैट. सर मैं यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू दैट. अमेंड करते हैं इसको एग्जिस्टिंग रूल को, और इस एग्जिस्टिंग रूल के अंदर एज ऑफ नाउ आप देखो यूआरएल्स में मैंने एनी लिखा हुआ है, राइट? तो लेट मी जस्ट ट्यून इट, इसको थोड़ा ट्यून कर लेता हूँ. और यहाँ पर यूआरएल्स के अंदर आप देखो डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर, राइट? तो अगर मैंने कोई रूल एक स्पेसिफिक क्रिएट करना है, लेट मी क्रिएट अ न्यू रूल, और उसको हम कहते हैं कि जी लेट्स डू some type of filtering. फॉर एग्जांपल के लिए कह लेते हैं कि गैम्बलिंग साइट्स और अडल्ट साइट्स और डेटिंग साइट्स, ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम इन जोन टू आउटसाइड. मीन्स हमारे केस में लैंड टू वैन है, राइट? तो फ्रॉम लैंड टू वैन कर लो. लेट्स से कि फ्रॉम लैंड टू वैन जोन फॉर फॉलोइंग यूएल कैटेगरीज. लैंड टू वैन फॉर फॉलोइंग यूएल कैटेगरीज: गैम्बलिंग, एडल्ट एंड पोर्नो साइट्स एंड डेटिंग साइट्स. तो क्या करेंगे सर? लेट्स क्रिएट अ न्यू रूल. एक रूल ऐड करते हैं. ब्लॉक यूआरएल्स नाम दे देते हैं उसको. एक्शन वुड बी ब्लॉक
और LAN is my source zone, WAN is my destination zone, और URLs में जाके I have to now specify those URLs. I have to call those URLs. For example, एक था adult and pornography, इसको ऐड करते हैं यहाँ पे. दूसरा था it was dating sites, so let's add dating sites. और तीसरा I guess it was देख लेते हैं क्या था, gambling sites, right? तो let's choose the gambling sites. Gambling sites. Action जो है we have to define, let's go to this logging log at the beginning of the connection. Action define कर लिया यहाँ पे blocking, and then let's add this rule. अब blocking rule क्योंकि थोड़ा specific है, इसको आपको serial number में ऊपर रखना है. तो this is how you can do category based URL filtering in FTD. कोई सवाल यार, any question? And this is a license feature. ये आपका license feature है, ये आपको वैसे available नहीं होता, right? जी URL लिस्ट भी अटैच कर सकते हैं. यू कैन अटैच URL लिस्ट, और उसके अंदर अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट्स में आपको जाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट्स में और अगर आप लेफ्ट में देखो तो देयर इज अ ऑप्शन फॉर URL. एक ऑब्जेक्ट है आपका URL का, तो आप URL पे जाते हो. अब यहाँ पर ऐड URL के केस में आप देखो तो यू हैव ऑप्शन फॉर एडिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट? और एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किया हुआ है, बट लेट मी जस्ट ऐड अनदर ऑब्जेक्ट. और मल्टीपल अगर आपने URLs करने हैं तो यू कैन क्रिएट इंडिविजुअल URLs और उनको फिर ग्रुप कर सकते हो. यू कैन ग्रुप देम टुगेदर. तो यहाँ पे अगर मैंने लेट्स से WhatsApp ब्लॉक करना है, सो आई कैन सिंपली गिव इट अ नेम ऑफ WhatsApp. और या फॉर एग्जांपल Gmail ब्लॉक करना है, आई वांट टू फॉर एग्जांपल ब्लॉक Gmail, तो www.gmail.com. So this is what is your static URL filtering. आपने static URL filtering की. और URL लिस्ट जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो ना कलीम, वो है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस. कि आपको लेट से मिसाल के तौर पे कोई जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो आपको रेगुलरली लिस्ट भेज रही होती हैं जिनको आपने फिल्टर करना होता है, राइट? फिल्टर से मुराद ये है कि मोस्टली वो ब्लैकलिस्टेड URLs होते हैं, राइट? तो वो आप यहाँ पे उसको एज SI ऑब्जेक्ट हैंडल करते हो, राइट? यू हैव 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल. आपको IP लिस्ट है, वो भी अटैच की जा सकती है. उसके लिए IP का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये हमने काम किया था, आई गेस छोटा मोटा देखा था इसको. DNS लिस्ट है, वो DNS नॉन मलेशियस DNSs हैं, उनकी लिस्टें आपके पास आ सकती हैं, या यू कैन क्रिएट योर ओन DNS लिस्ट. और जो URL लिस्ट हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी भेजती है, वो यहां से वी कैन ऐड द लिस्ट. आप देखो ऐड URL लिस्ट है, इस पे जाता हूं, इसको नेम दे देता हूं, लेट्स से के URL फ्रॉम लेट्स से PTA, और एक डिस्क्रिप्टिव नाम दे देते हैं 11 सितंबर की. यार ये लिस्ट आई है 11 सितंबर को. यहाँ से यार हम लिस्ट चूज करेंगे और उसके बाद लिस्ट को ब्राउज कर लेंगे. यू गॉट द पॉइंट? यू विल बी ब्राउजिंग दिस लिस्ट, राइट? जो भी आपकी लिस्ट है, यू कैन ब्राउज दैट ओवर हियर. जब ब्राउज करते हो तो वो लिस्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट? अब फिर ये चीज हमें विजिबल कहाँ होती है? अगेन इन दी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी. आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाते हो और
एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का टैब है. यू कैन सी द सिक्योरिटी इंटेलिजेंस टैब ओवर हियर. तो जो आपके पास यूआरएल बेस्ड लिस्ट हैं, ओवर हियर यू विल फाइंड दोज यूआरएल बेस्ड लिस्ट. ये यूआरएल्स की वाइट लिस्ट है और ये यूआरएल्स की ब्लैक लिस्ट है. तो जो आपकी वो जो कस्टमाइजेबल लिस्ट है वो आपको यहाँ व्यू होगी, राइट. तो उसका पैक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो. जिस तरह अभी ये ग्लोबल ब्लैक लिस्ट के अंदर तो एंट्री इज ब्लॉक, एक्शन इज ब्लॉक. तो जो आपको पीटीए ने भिजवाया या रेगुलेटरी बॉडी ने भिजवाया उसको भी नॉर्मली अपने ब्लॉक ही करना होता है. तो एक्शन कैन बी सेट एज ब्लॉक. यहाँ के पास दो एक्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, एक ब्लॉक है, दूसरा मॉनिटर ओनली है, राइट. तो नॉर्मली हम जो पीटीए वाली या रेगुलेटरी वाली यूआरएल्स होती है उनको ब्लॉक या आपने करना होता है. तो जब वंस यू विल बी क्रिएटिंग दैट लिस्ट तो आपको यहाँ नजर आएगी एंड इट इज एसोसिएटेड विद द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी ऑटोमेटिकली ऑन दिस. और आपको आप लोग रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का जो मॉड्यूल है ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी से पहले चेक होता है, राइट. पैकेट आता है तो उसके बाद इट इज प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर पॉलिसी. डिकोडर उस पर अपना काम करता है. उसके बाद ये जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मॉड्यूल है दैट कम्स इनटू एक्शन, राइट. जो नोन कल्प्रेट्स हैं उनको आप पहले ही फिल्टर कर देते हो और उसके बाद वंस दैट फिल्टरिंग इज डन फिर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, राइट. दैट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर दैट. कोई और सवाल है? एनी अदर क्वेश्चन? मेरे ख्याल में आज हम शायद कंप्लीट ना कर सके. आई डोंट वांट टू देन स्टार्ट द नेक्स्ट मॉड्यूल. दो चीजें यार आपकी रह गई. वन इज एसएसएल डिक्रिप्शन हमने पढ़नी और दूसरी मैलवेयर पॉलिसी है. तो मेरे ख्याल में वी कैन डू इट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको कर सकते हैं बिकॉज अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों कंप्लीट नहीं होगी, राइट. सो लेट्स हैव वन मोर सेशन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को इसको कंक्लूड कर लेंगे. कोई और सवाल या एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में शायद मैं पहले भी जिक्र किया था, पैलो ऑल्टो मैं प्लान कर रहा हूँ पैलो ऑल्टो को स्टार्ट करना फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर. शायद मैंने लास्ट सेशन में जिक्र किया था आप लोगों से कि इट्स ऑन द प्लानिंग. एनीवे लेट मी क्विक app ID, content ID, decryption, fire blocking and wildfire, user ID, global protect, site to site, zone DOS protection, HA, दोनों flavors. फिर programmability है, this is interesting, of PAN operating system using REST APIs, JSON या Ansible. Panorama का overview है SD-WAN का concept है. So this is for I planned this for 24 to 26 training hours. 24 से 26 घंटे की ट्रेनिंग इंशाल्लाह होगी. यार 9 बजे हम रखेंगे सेशन और वो एक सेशन होगा 9 to 12 PM on every सैटरडे की रात 26 सितंबर को पर वीक. और हाल में कॉस्ट अगेन दिस इज द लास्ट टाइम हमने ऑफर कर दिया 150 यूएस हो जाता तो फिर ये अपने रेगुलर प्राइस पे आ जाएगी व्हिच इज 300 नॉट लेस देन 300. एनीवे तो ये 150 का है सर. 9 PM द टाइम इज 9 PM 9 बजे रात को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 PM GMT +5 every Saturday starting from 26th of September. 26 को ओरिएंटेशन है. इसमें अच्छी चीज ये है कि ये जो PNSC वाला जो इसका मॉड्यूल है उसके वैलिड डंप्स भी हैं. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन अपेयरिंग नाउ तो आप रजिस्टर करवा लें एंड यू कैन गेट होल्ड ऑफ दोस डंप्स एज पार्ट ऑफ द पैकेज. एग्जाम पास कर लो. 270 के करीब क्वेश्चंस हैं. अपडेटेड पूल है और एविडेंसेस भी हैं पासिंग की.
So this is one offer which we are inshallah doing it on 26th of September. Anyone who wants details, so वो मुझे mail कर सकता है, I can send that. कोई और सवाल या any other question? Next week में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो Friday वाले दिन will be concluding the FPD. Okay. Okay, I see you next Friday inshallah same time. Thank you. Assalamu alaikum.